जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी क्लास जो है अ, लगातार चल रही है और जो अग्निवीर टीम है वो लगातार आपके लिए काम कर रही है। और हमारे टीम के द्वारा जो है आगरा एआरओ में अभी भी जो है वहां पर रिव्यू लिया जा रहा है। तो आप जो है अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। तो आज की जो आपकी क्लास होगी गुप्त काल से होगी, जिसमें हम गुप्त काल को दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि दूसरे पार्ट में गुप्त काल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में इस क्लास को डिवाइड कर दिए हैं। तो गुप्त काल आज सेकंड क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त काल में जहां से हमने आपको छोड़ा था वहीं से हम पुनः स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल का अंतिम जो शासक था, गुप्त काल का अंतिम शासक, गुप्त काल का अंतिम शासक जो था स्कंदगुप्त था। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था तो आपको बताना है स्कंदगुप्त। गुप्त काल का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपको बताना है अंतिम शासक कौन था। तो आपको अंतिम शासक स्कंदगुप्त को बताना है। अंतिम शासक स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील थी उसका पुनरुद्धार करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि, तो आपको लिखना है गिरनार पर्वत पर स्थित, गिरनार पर्वत पर स्थित कौन सी झील है? स्थित सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का क्या किया था? तो पुनरुद्धार करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था। झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब पुनः जो है इसको बनवाया था। जीर्णोद्धार, ठीक है, करवाया था। आगे गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक जो केंद्र था वो उज्जैन था। तो नोट कर लीजिएगा, गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, क्या था? तो व्यापारिक जो केंद्र था, व्यापारिक केंद्र क्या था? तो व्यापारिक केंद्र आपको बताना है उज्जैन था। उज्जैन, आप कमेंट करके बताइएगा कि उज्जैन जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमने आपको बताया कि उज्जैन में क्या लगता है। तो उज्जैन में आपको बताना है कि उज्जैन में 12 वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है। तो गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? तो उज्जैन था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे गुप्त काल की जो मुद्रा थी, गुप्त काल की मुद्रा क्या थी? तो आपको बताना है दिनार थी। गुप्त काल की मुद्रा, गुप्त काल की मुद्रा क्या थी? तो आपको बताना है गुप्त काल की जो मुद्रा थी, मुद्रा दिनार थी। क्या थी? दिनार थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त काल की मुद्रा का क्या नाम था। तो गुप्त काल की जो मुद्रा थी वो आपकी क्या थी? दिनार थी। आगे गुप्त काल से ही हमें सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है, गुप्त काल से ही सती प्रथा का पहला साक्ष्य। तो लिखिएगा भानुगुप्त के एरण
अभिलेख से एरन अभिलेख कब का है? तो आपको बताना है 510 ईसा पूर्व, 510 ईसा पूर्व, जिसमें किसी गोपराज भानुगुप्त के जो सेनापति थे, मतलब सैनिक थे, गोपराज की पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है, सती होने का साक्ष्य मिलता है। नोट करते चलिएगा, साक्ष्य मिलता है, तो इसको आप नोट करते चलिएगा, मिलता है। आगे देखेंगे तो एक बार इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त को अंडरलाइन कर लीजिएगा। गिरनार जो पर्वत है उस पर जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जीर्णोद्धार जो है आपको बताना है स्कंदगुप्त ने करवाया था, स्कंदगुप्त, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो सुदर्शन झील किस पर्वत पर है? तो आपको बताना है गिरनार पर्वत पर है। गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? तो आपको बताना है क्या था? उज्जैन था। और गुप्त काल की जो मुद्रा थी दिनार थी। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से क्या मिलता है? तो सती प्रथा का जो है सती होने का साक्ष्य मिलता है। किसके सती होने का? तो गोपराज की पत्नी के सती होने का साक्ष्य कब का है? 510 का। किसका अभिलेख है? तो भानुगुप्त का अभिलेख बताना है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, आगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति अपनाने वाली जो महिलाएं होती थी, अपनाने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। महिला को गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वेश्याएं होती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था। गणिका कहा जाता था, नोट करते चलिएगा। और वृद्ध वेश्या को क्या कहा जाता था? जो वृद्ध होती थी, वृद्ध गणिका को क्या कहा जाता था? तो कुट्टनी कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था। इसको भी आप नोट करते चलिएगा। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त काल में पुलिस विभाग का जो अधिकारी, पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको आपको बताना है दंडपाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप सेना से संबंधित सेना विभाग में जा रहे हो तो इसलिए इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। दंडपाशिक कहा जाता था। आगे गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई, गुप्त काल में शासन की अगर पूछा जाए शासन की
सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई तो आपको बताना है ग्राम होती थी। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो आपको बताना है ग्राम होती थी। ठीक है, ग्राम होती थी। और ग्राम का जो मुखिया होता था उस समय, उसको क्या कहा जाता था? ग्रामीक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीक कहा जाता था। ग्रामीक, ग्रामीक कहा जाता था। जैसे अभी ग्राम के मुखिया को सरपंच कहते हो ना, तो उस समय ग्रामीक कहा जाता था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, पुलिस गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में साधारण कर्मचारियों को, साधारण कर्मचारियों को, कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। चारियों को क्या कहा जाता था? तो चाट भाट, चाट या भाट कहा जाता था। भाट कहा जाता था। अब थोड़ा हम जो और ही इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। गुप्त काल की जो जमीनें थी उनका क्या महत्व होता था? कितने प्रकार की जमीनें होती थी और कितना जो है उस समय भू राजस्व लिया जाता था? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में भू राजस्व, भू राजस्व मतलब होता है लगान। भू राजस्व कितना लिया जाता था? तो आपको बताना है 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग लिया जाता था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल की, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में जो भूमि थी, गुप्त काल की भूमि, गुप्त काल की भूमि, भूमि को उपयोगिता के आधार पर, को उपयोगिता के आधार पर विभाजित किया गया था। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर क्या किया गया था? उपयोगिता के आधार पर विभाजित किया गया था। उपयोगिता के आधार पर विभाजित किया गया था, विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रकार की जमीनें थी उनको हम देखते हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा भूमि, दूसरे तरफ उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी जमीन? तो जैसे हम लोग देखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र भूमि में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्षेत्र। क्षेत्र में क्या किया जाता था? तो क्षेत्र में कृषि करने योग्य भूमि होती थी। क्षेत्र का उपयोग क्या होता था? यह कृषि करने योग्य भूमि होती थी। कृषि कार्य हेतु भूमि, कृषि कार्य हेतु भूमि। ठीक है, यहां पर कृषि कार्य किया जाता था। दूसरे प्रकार की जो जमीन होती थी उसको हम कहते थे वास्तु। वास्तु मतलब होता है वास करने, वास्तु, वास्तु मतलब होता है वास करने योग्य। वास मतलब जहां पर निवास किया जाता है। वास करने हेतु भूमि, जहां पर लोग निवास करते थे, जहां पर लोग अपना घर बनाकर रहते थे, उसको वास्तु कहा जाता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो आपकी है
आगे अपरहत। अपरहत, अपरहत क्या होती थी? अपरहत भूमि क्या होती थी? ऐसी भूमि जो जंगली हो चुकी होती थी। ऐसी भूमि, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जो जंगल के रूप में परिणित हो चुकी है, जंगल के रूप में परिणित हो गई है, परिणत हो गई है। नोट करते चलिएगा। आगे सिल, सिल भी होती थी। सिल, सिल क्या होती थी? ऐसी, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जो जोतने योग्य नहीं होती थी, नहीं होती थी। ठीक है। और एक और जमीन हम देखेंगे, उसको चारागाह, चारागाह, जहां पर पशुओं की चराई होती थी, पशुओं की चराई होती थी, उसको हम क्या कहते हैं? चारागाह हेतु जमीन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, आगे अगली हेडिंग होगी गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर। यहां से भी मित्रों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से बाहर नहीं होना चाहिए। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन सी मंदिर हैं? एक एक करके, एक तरफ आप मंदिर लिख लीजिएगा और अवस्थिति या स्थिति, कहां पर वो वर्तमान समय में स्थित है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर ये कहाँ है? तो नैना कुठार, नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। नैना कुठार मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अगला है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर आपका कहाँ है? तो यह भी आपका है तिगवा जबलपुर में है। कहाँ है? तिगवा जबलपुर, जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अगला जो मंदिर हमारा होगा वो दशावतार मंदिर होगा। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर आपका कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर में है। कहाँ है? देवगढ़, देवगढ़ ललितपुर, ललितपुर और उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में, और यहाँ पर दशावतार मंदिर है। आगे ये सारे मंदिर आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको नोट करके याद कर लीजिए। बार बार जीएस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आगे शिव मंदिर, शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर, शिव मंदिर कहाँ है? तो खोह में है। और यह भी कहाँ है? तो आपका खोह भी कहाँ है? तो आपको नागौद डिस्ट्रिक्ट, नागौद जिला और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। आगे इसमें से एक मंदिर और है, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर जो है ईंट से निर्मित है। भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का जो मंदिर है ये कहाँ है? तो आपको बताना है भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश। यह ईंट से निर्मित मंदिर है, यह ईंट से निर्मित मंदिर है, नोट कर लीजिए। आगे गुप्त काल के बारे में देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप मंदिर भी आपको हमने लिखवा दिया है। और गुप्त काल के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं। गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो गुप्त काल की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपको बताना है संस्कृत थी। आगे कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे थोड़ा इनके बारे में। गुप्त काल से ही आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं आपसे पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल में अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र है, जिसे चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 17 है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी नामक वैद्य रहते थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी रहते थे। धन्वंतरी रहते थे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें।